मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुंबई पहुंचे, जहां उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर रोड शो कार्यक्रम में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने उद्यमियों और निवेशकों को संबोधित किया और उत्तराखंड में निवेश के लिए न्योता दिया। उन्होंने उत्तराखंड में बिजनेस फ्रेंडली माहौल होने की बात कही। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को दिसंबर में होने वाले इन्वेस्टर समिट में आने का न्योता दिया। मुंबई की बात करते हैं तो निश्चित रूप से कोलाबा के व्यस्त बाजारों से लेकर बांद्रा की गगनचुंबी इमारतों तक, लोकल ट्रेनों की भीड़ भाड़, सिद्धि विनायक मंदिर, ऐसे मिलने वाली शांति और मुंबई की जो आधुनिकता है, वहीं उत्तराखंड का जो संस्कृति है, वो जब आपस में मिलते हैं तो एक बड़ा ही अनूठा संगम बनता है। और मुझे बताते हुए खुशी भी हो रही है। आप सब जानते हैं कि मुंबई के बहुत सारे लोग, मुंबई, महाराष्ट्र, आसपास के लोग बड़ी संख्या में, उत्तराखंड उनका लगातार आना जाना रहता है। हमारे यहाँ संभावनाएं और 6-7 हजार एकड़ जमीन हमने ऑलरेडी वहां पर तैयार की हुई है। एक बड़ा लैंड बैंक हमने पहले से ही वहां बनाया हुआ है, इसलिए हमारे पास लैंड की कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और साथ में जो हमने पॉलिसीज बनाई हैं, सारी पॉलिसीज आप सब लोगों के लिए जो सरल हो, आसानी हो, जिसमें काम करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, कोई मुश्किल ना आए, उसके भी सारे रास्ते हमने निकाले हैं। भाइयों बहनों, इसलिए मैं आज आप सबके बीच में आया हूं और मैं देख रहा हूं कि जिस प्रकार से अभी यहाँ इतनी बड़ी संख्या है, पूरा का पूरा ये परिसर, पूरा का पूरा ये हॉल जैम पैक्ड है, कहीं जगह नहीं बची हुई है। तो ये मेरे लिए और मेरे साथियों के लिए, जो लोग आपको सबको यहाँ इन्वाइट करने के लिए आए हैं, हमारे लिए बहुत हमको ऊर्जा से ओतप्रोत कर देता है। यानी हमारे अंदर एनर्जी का एक तेजी से ऊर्जा देने का काम करता है। मेरा मानना है कि महाराष्ट्र, विशेषकर मुंबई और उत्तराखंड दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहां ये महाराष्ट्र ये धड़कन की तरह है, धड़कन है, एक देश का दिमाग चलाता है, एक देश का दिमाग चलाता है और एक देश का दिल धड़काता है। इसलिए यहाँ के लोगों को विशेषकर से एक जुड़ाव के नाते, अधिकार के नाते भी आप सबके बीच में आए हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो देश के अंदर एक हमारी अर्थव्यवस्था 2025 तक 5 ट्रिलियन बनाने का जो संकल्प लिया है, उसी के तहत उत्तराखंड राज्य भी उसमें अपना योगदान दे, उस इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। और साथ में उत्तराखंड राज्य जहां पर अपार संभावनाएं हैं। राहुल गांधी ने केदारनाथ में बाबा केदार के दर्शन किए और उस दौरान उन्होंने बाबा केदार से देश की खुशहाली की कामना की। उसके अलावा राहुल गांधी ने बाबा केदार के दर्शन के लिए लाइन में खड़े होकर लोगों को चाय भी पिलाई। राहुल गांधी ने शंकराचार्य की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। राहुल गांधी ने केदारनाथ में आयोजित भंडारे में श्रद्धालुओं को प्रसाद भी बांटा। भंडारे में श्रद्धालुओं को प्रसाद बांटते हुए नजर आए राहुल गांधी। 2 दिन के लिए केदारनाथ धाम पहुंचे, वहां पर बाबा केदार के दर्शन किए और आम श्रद्धालुओं के साथ देखिए किस तरीके से घुलते मिलते हुए, चाय बांटते हुए राहुल गांधी यहां पर नजर आए। आम श्रद्धालु जैसे वहां पर पहुंचते हैं, वैसे ही राहुल गांधी यहां पर पहुंचे, बाबा केदार के दर्शन करने के लिए पहुंचे। इस दौरान शंकराचार्य की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया और श्रद्धालुओं से, अन्य श्रद्धालु जो वहां पर पहुंचे थे, उनसे भी बातचीत करते हुए नजर आए। और देखिए जो श्रद्धालु थे राहुल गांधी के साथ में सेल्फी लेते हुए भी इस दौरान नजर आए। राहुल गांधी के साथ में अन्य श्रद्धालु भी यहाँ पर बाबा केदार के जयकारे लगाते हुए नजर आए और राहुल गांधी भी इस दौरान उनके साथ में प्रसाद बांटते हुए श्रद्धालुओं को और चाय पिलाते हुए केदारनाथ में राहुल गांधी 2 दिन के लिए पहुंचे बाबा केदार के दर्शन के लिए।
एक तरफ तो कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लोकसभा के चुनाव भी। उसी बीच में राहुल गांधी का केदारनाथ जाना, उससे जोड़कर देखा जा रहा है। और केदारनाथ में पहुंचकर राम श्रद्धालुओं की तरह। और आपको ये भी बता दें कि जब राहुल गांधी हेलीपैड पर पहुंचे तो वहां से पैदल चलकर मंदिर तक पहुंचे, जैसे कि सारे श्रद्धालु वहां से पहुंचते हैं। वीवीआईपी रास्ते को छोड़कर राम श्रद्धालु की तरह राहुल गांधी पहुंचे मंदिर तक। आपको ये बता दें कि जब राहुल गांधी पहुंचे बाबा केदार के दर्शन करने के लिए, तो यहां पर पूजा अर्चना करते हुए राहुल गांधी नजर आए। और हेलीपैड से पैदल चलकर राहुल गांधी मंदिर तक पहुंचे, वहां पर प्रसाद बांटते हुए नजर आए। ये देखिए किस तरीके से राहुल गांधी यहां पर अन्य श्रद्धालुओं को प्रसाद बांटते हुए नजर आए, चाय पिलाते हुए नजर आए। केदारनाथ में पहुंचकर एक अनोखी तस्वीर यहां पर राहुल गांधी की देखने को मिली। वीवीआईपी रास्ते को छोड़कर जैसे कि सभी श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, लाइन में लगकर पहुंचते हैं, पैदल चलकर पहुंचते हैं, ठीक वैसे ही यात्रा करते हुए, पैदल यात्रा करते हुए राहुल गांधी यहां पर पहुंचे। बहुत 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 बढ़िया लगा, बहुत ही अच्छा लगा। इसी बार दोबारा लेने जाने हम। मैं राहुल जी से फर्स्ट टाइम मिला हूँ अभी। उनसे मैंने कहा मैं सर मैं आपका काफी फैन हूँ, और एक वीआईपी आदमी खुद लाइन में लग के खुद भंडारा बांट रहा है। काफी अच्छा लगा राहुल जी को देख के। ऐसा मैं चाहता हूँ सर आगे भी आगे तरक्की करती रहे बस। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उनसे मिलूंगी। मेरी मतलब काफी दिन से इच्छा थी कि मैं कभी मतलब ऐसे किसी को देखूं, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम किसी फेमस इंसान को देखा है। मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत ज्यादा। हाँ जी, मैंने सेल्फी भी ली है, हाथ भी मिलाया है, और उनका भंडारा जो हो रहा है वो भी खा रही हूँ मैं। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ज्यादा। राहुल गांधी के केदारनाथ दौरे को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी पर कटाक्ष किया है। बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी ने राहुल गांधी के दौरे पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के कारण राहुल गांधी अब धार्मिक यात्राएं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मोदी सरकार के विकास कार्यों को देखने केदारनाथ पहुंचे हैं। उन्होंने राहुल गांधी को अयोध्या, बनारस और उज्जैन जाने की भी सलाह दी। देखिए, देवभूमि उत्तराखंड में कोई भी आता है तो उसका हार्दिक स्वागत है, और भगवान भोले के दर्शन कोई करने के लिए आ रहा है तो निश्चित तौर पर उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि जब जब चुनाव आते हैं या जब जब कोई देश के अंदर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि हमको धार्मिक चीज़ों का फ़ायदा लेना है, तभी राहुल गांधी को केदारनाथ जी भी याद आते हैं, भगवान महाकालेश्वर भी याद आते हैं, काशी भी याद आती है, या अन्य जो देश के बड़े बड़े प्रतिष्ठान जो धार्मिक हमारे हैं वो याद आते हैं। नित्य में उनके मन में कभी धार्मिक भावना नहीं रहती है। लेकिन ये अच्छी बात इस समय देश में हुई है, सनातन धर्म और हिंदू ये एकजुट हुआ है और ये जागा है। इसलिए गांधी परिवार को भी आज मजबूर होना पड़ रहा है कि सोनिया जी भगवान राम को तिलक कर रही हैं। कभी जीवन में सोनिया जी ने अपनी बेटी प्रियंका को और राहुल को रामलीला नहीं दिखाई होगी। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। 3 दिवसीय रुद्रप्रयाग भ्रमण पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का विकास भवन में भव्य स्वागत किया गया। जोरदार स्वागत उनका यहां पर किया गया और जिला अध्यक्ष महावीर सिंह पवार, जिला अधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार, उनके अलावा पुलिस अधीक्षक ने पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका स्वागत किया। और इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने विकास भवन सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में जिला योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले में संचालित सभी योजनाओं को सफलतापूर्वक संचालन हो और जो धनराशि जिस योजना के लिए स्वीकृत की गई है वो उसी योजना में समयबद्धता और गुणवत्ता के साथ काम पूरा करते हुए धनराशि का व्यय करना सुनिश्चित करें ताकि योजनाओं का लाभ आम जनमानस को उपलब्ध हो सके।
आज हमने माननीय दोनों हमारे विधायकगण, माननीय विधायक केदारनाथ, माननीय विधायक हमारे जिलाध्यक्ष और सारे जिले के अधिकारियों के साथ एक बैठक ली गई है। सिर्फ जिला योजना की बैठक नहीं थी, तो जिला योजना की कैसी प्रोग्रेस चल रही है उसके ऊपर ये बैठक थी। किस विभाग को कितना पैसा रिलीज हो गया, किस विभाग ने कितना काम धरातल को उतारा है। उसके साथ साथ केदारनाथ जी के जो काम चल रहे हैं उसके ऊपर एक हमारी बैठक थी, कितना काम हो गया, क्या काम पेंडिंग है। जो घोड़े खच्चरों का कितने हमारे यहाँ पर डेथ हुई है, क्या क्या हमने उनके लिए प्रयास किए हैं कि उनकी डेथ ना हो, कितने डॉक्टर के यहाँ पर अपॉइंट हुए हैं, उसके ऊपर एक हमारी बैठक थी। और उसके साथ साथ जो हमारे केंद्रीय और राज्य के स्तर की हमारी योजना है उसमें कितना हमारा प्रोग्रेस हुआ है, इन सारी चीजों के ऊपर एक हमने आज बैठक की। बागेश्वर बद्रीदत्त पांडे कैंपस में होने वाले छात्र संघ चुनाव के लिए जनरल गैदरिंग शुरू हो गई है और चुनाव लड़ रहे कैंपस में वहां पर लोग पहुंच रहे हैं। अपने पक्ष में मतदान करने की अपील छात्र छात्राओं से करते हुए नजर आ रहे हैं और इस दौरान एनएसयूआई और अभाविप कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों ही संगठनों के कार्यकर्ताओं के बीच में हाथापाई हो गई। मौके पर मौजूद पुलिस और कॉलेज प्रशासन ने बीच बचाव करके किसी तरह उनको शांत किया। मैं आप समस्त छात्र छात्राओं से एक विशेष निवेदन, एक आग्रह, एक अपील करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रारंभ से आप लोगों का समर्थन मुझे मिलता आया है, तो मैं एक अंतिम निवेदन आप लोगों से करना चाहता हूं कि कल होने जा रहे छात्र संघ चुनाव में आप लोगों ने अध्यक्ष पद पर मुझे अपना पूर्ण रूप से आशीर्वाद देना है और उपाध्यक्ष पद पर मेरे छोटे भाई मयंक धोनी को अपना आशीर्वाद देना है और कोषाध्यक्ष पद पर मेरे छोटे भाई पंकज सिंह पपोला को अपना आशीर्वाद देना है और हम तीनों को भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। जी, मेरा नाम खजान सिंह टकरिया है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष प्रत्याशी हूँ। तो मैं आपसे कल आगामी चुनाव जो 7 नवंबर को होने वाले हैं छात्र संघ चुनाव में, तो मैं विगत 3 सालों से इस कॉलेज में मेहनत कर रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ। तो मैं आपसे इससे कहना चाहता हूँ कि संघर्ष, ये चुनाव, ये संघर्षों का चुनाव है, ये कोई भावनाओं का नहीं, संवेदनाओं का नहीं है, ये चुनाव संघर्षों का है। तो आपसे भी अपील है कि आप संघर्ष वाले को आगे बढ़ाएं ताकि हमें भी महसूस हो कि हमने संघर्ष किया है तो हमें इसका फल मिल रहा है। तो आज गैदरिंग के दिन थोड़ी सी सब ठीक ठाक ही रहा, लेकिन बच्चों में थोड़ी सी बैनर आगे पीछे लगाने के लिए आपस में थोड़ी सी विवाद हो रहा था, जिन्हें समझा बुझा दिया गया है। ऐसा कोई नहीं, सब शांतिपूर्वक चल रहा है, सही तरीके से चल रहा है। और कल जो है मेन दिन है मतदान का, और मतदान के दिन पर्याप्त फोर्स यहाँ पर लगाया गया है। लगभग 70 से 80 पुलिस कर्मचारी यहाँ पर ड्यूटी पर लगाए गए हैं कप्तान साहब द्वारा, और अधिकारी भी रहेंगे यहाँ पर। और मेरी छात्र संघ से और सभी लोगों से, बच्चों से ये अपील भी है कि इसको सभी लोग जो है शांतिपूर्ण मतदान करेंगे। पिथौरागढ़ के सीमांत गांव सल्ला में 14 साल के बाद एक बार फिर से रामलीला की शुरुआत हो गई है। दरअसल पलायन के चलते गांव में लोगों के ना होने के चलते रामलीला नहीं हो सकी थी और रामलीला कमेटी के संचालक अर्जुन सिंह घटाल के मुताबिक 14 साल बाद फिर से रामलीला की शुरुआत हुई है। ग्राम सभा सल्ला में रामलीला का शुभारंभ हुआ था। बिलाई के आदरणीय श्याम सिंह सोनजी 1985 में सल्ला ग्राम सभा में आए और उन दिनों के हमारे दिग्गज पूर्वजों ने उनको यहाँ लाकर और चंपावत जिला लुपड़ा नरसों से पात्रों को लेके भव्य प्रभु श्री राम की लीला का आयोजन किया गया। तब से लगातार बिना किसी अड़चन के 24 साल 2009 तक लीला प्रभु श्री राम की ग्राम सभा सल्ला में चलती रही। नरेंद्रनगर में प्रभु और श्री राम की 65वीं लीला के मंचन में लीला के पात्र जहां अपनी शानदार कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं लीला को देखने उमड़ रही महिलाओं की भीड़ से लीला में रौनक बढ़ गई है। और ये पहला मौका है जब श्री राम की लीला के मंचन में 7 बालिकाएं कई पात्रों का रोल अदा करके अपनी बेहतरीन कला के प्रदर्शन से दर्शकों की खूब तालियां बटोर रही हैं और वाहवाही लूट रही हैं।
देखिए, सर्वप्रथम तो हमारा प्रयास ये है कि हम अपनी आने वाली जनरेशन के अंदर इस भावनाओं को प्रेरित कर सकें। इस सनातन धर्म की जो परंपरा हमारी चली आ रही है, इसको हम पूरा कर सकें और प्रभु राम के जीवन से संबंधित उनका जीवन किस प्रकार का रहा, किस प्रकार से उन्होंने जीवन जिया, वो सारी सीख हम बच्चों के अंदर डाल पाए। यही हमारी हमेशा से कोशिश रही है और प्रथम बार हमने इसमें महिलाओं को भी इंट्रोड्यूस किया है, बच्चियों को इंट्रोड्यूस किया है। बहुत सुंदर तरीके से वो बालिकाएं अपने अपने रोल को निभा रही हैं। अथक प्रयास यही है कि सभी जनता जनार्दन के ये संदेश, ये पैगाम कि राम की बात को भी अपने जीवन में ढालते हुए अपने जीवन को मर्यादा पूर्वक जीने का प्रेरणा हम प्रभु राम के चरणों से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहूँगा कि श्री राम जी का जो जीवन है, रामचरितमानस में हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये टिप्पणी की है कि रामचरितमानस में जो लिखा है वो जीवन जीने की एक कला है। और श्री राम जी ने जो अपना जीवन जिया, पूरा मर्यादा ढंग से जिया। उन्होंने सारी मर्यादाएं निभाई। उन्हें जब उनके पिताश्री ने आज्ञा दी कि आप वन जाइए, तो बिना उन्होंने एक प्रश्न किए वन चले गए। उन्हें जब जनता के द्वारा कहा गया कि सीता माता को आपको त्याग करना पड़ेगा, तो बिना उन्होंने अपना प्यार को ध्यान रखते हुए, अपने परिवार को ध्यान रखते हुए पूरा त्याग किया। तो हम प्रभु राम जी के जीवन से मर्यादा पूर्वक कैसे जिया जाए, यह सीखते हैं। और मैं भी यही चाहूंगा कि यदि आने वाली पीढ़ियां ये अपने जीवन में ग्रहण करें और चरितार्थ करें, तो भारत पुनः विश्वगुरु बन जाएगा। पौड़ी मुख्यालय स्थित BR मॉडल पब्लिक स्कूल के 34वें वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें CBSE बोर्ड के जनरल ऑफिसर वहां पर पहुंचे और इस दौरान कार्यक्रम में बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी। वार्षिक उत्सव में प्रतिभाग कर रहे छात्र छात्राओं को उन्होंने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह स्कूल उनके क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। यहाँ से निकलने वाले होनहार छात्र जिले समेत प्रदेश भर का नाम रोशन कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सरकारी स्कूलों के संबंध में कहा कि सरकार को सरकारी विद्यालय में भी निजी स्कूलों की तर्ज पर व्यवस्थाओं और पढ़ाई के स्तर को मजबूत करना होगा, जिससे परिजनों को सरकारी विद्यालय के प्रति विश्वास जाग सके और वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पठन पाठन करने के लिए भेज सके। ये मान के चलता हूँ कि BR मॉडर्न स्कूल मेरे परिक्षेत्र का ही नहीं, पहाड़ के लिए CBSE का सबसे श्रेष्ठ स्कूल है। जिन परिस्थितियों में ये स्कूल की नींव रखी गई और इसमें श्री दामोदर प्रसाद बमगाई जी, जो कि इसके प्रिंसिपल भी हैं और फाउंडर प्रिंसिपल है, जब से उन्होंने इसकी यात्रा शुरू करी और जब से आज तक ये शिक्षा भी दे रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात है उत्तराखंड से, खासकर इस पौड़ी जनपद से पलायन भी रोक रहे हैं। उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसी बीच कॉर्बेट नेशनल पार्क में 2 नए टूरिज्म सेंटर खुलने जा रहे हैं। अफसरों की माने तो ज्यादा संख्या में सैलानियों को सहूलियत देने के लिए टूरिज्म सेंटर बनाए जा रहे हैं। उत्तराखंड के मशहूर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में 2 नए टूरिज्म सेंटर खुलने जा रहे हैं। पहला रामनगर वन प्रभाग में और दूसरा तराई पश्चिम में। वन अधिकारियों के मुताबिक ज्यादा संख्या में सैलानियों को सहूलियत देने और उन्हें बेहतर एहसास कराने के लिए नए टूरिज्म सेंटर बनाए जा रहे हैं। क्षेत्र भ्रमण पे आए हैं और जो गतिविधियां हैं हमारी, विशेषकर कॉर्बेट पार्क अभी खुल रहा है नज़दीक भविष्य में, और फिर कुछ इको टूरिज़्म के कुछ डेस्टिनेशन डेवलप होने हैं, तो उसको देखने के लिए आए। रामनगर में जो जितने भी बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं, तो जो कॉर्बेट नहीं जा पाते उनको उसी लेवल का जो एक्सपीरियंस है वो हम रामनगर डिवीज़न में और तराई वेस्ट डिवीज़न में देने की कोशिश करेंगे। रामनगर वन प्रभाग में 27 किलोमीटर के नए लूपिंग ट्रैक के साथ नया टूरिज्म सेंटर खुलने जा रहा है। इसके लिए वन प्रभाग रामनगर ने निरीक्षण पूरा कर लिया है। इस जोन का नाम कोटा जोन रखा गया है। इसके लिए उच्च अधिकारियों को प्रस्ताव भेजा गया है।
ये अभी एक नया टूरिज्म जोन खोलने का प्रयास कर रहे हैं। इसका प्रस्ताव भेजे हैं। अगर उच्च स्तर से इस प्रस्ताव पे हमें अनुमति मिल जाती है तब यहाँ पे एक नया जोन खोला जाएगा। ये कोटा जोन के नाम से प्रस्ताव गया है। ये लगभग 27 किलोमीटर्स का ट्रैक है, जो नया ट्रैक है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रैक से हट के है। ये एक लूप जैसा बनेगा, तो ये भंडारपानी से आगे से थोड़ा आगे से इसका एक ट्रैक बनेगा और इसका एंट्री अलग ही होगा। बाकी व्हीकल्स इस ट्रैक में नहीं जाएंगे। दूसरा टूरिज्म सेंटर रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग में खुलने जा रहा है। हमारा जो फाटो इको टूरिज्म जोन के साथ लगा हुआ है, एक हमारा हाथीडगर से एक हम लोग एक गेट नया शुरू करने जा रहे हैं कि ये जो काफ़ी डिमांड है इस समय फाटो इको टूरिज्म जोन की, तो लगभग 32 किलोमीटर का एक अलग सा ट्रैक हम बनाने जा रहे हैं, जो कि जिसमें कि पर्यटक जाएंगे और उनको फाटो जोन के साथ साथ और जगह के भी और जंगल में भी अच्छी बायोडाइवर्सिटी और ये सब इस सब का उनको दीदार कराया जाएगा। मशहूर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में नए सेंटर शुरू करने का मकसद ज्यादा संख्या में सैलानियों की जरूरतें पूरी करना है। जिम कॉर्बेट में सैलानियों की संख्या बढ़ने से उन्हें सुविधाएं देने में परेशानी हो रही है। देखिए, ये सरकार का बहुत सराहनीय कदम है, क्योंकि कॉर्बेट में जब पर्यटन आता है तो फिर बहुत ज़्यादा आता है और जिसकी वजह से कॉर्बेट में क्योंकि लिमिटेशन से सारे लोग यहाँ पर नहीं घूम सकते। जो नए पर्यटन जोन प्रस्तावित हैं, इससे मुझे लगता है कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के भी साधन खुलेंगे। साथ ही साथ जो पर्यटक मायूस होकर लौटते थे वो अब वन्य जीवों का और जंगल का दीदार कर पाएंगे। अधिकारियों को उम्मीद है कि नए टूरिज्म सेंटर जिम कॉर्बेट का अनुभव लेने वालों को अच्छे विकल्प मुहैया कराएंगे। एक ब्रेक यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।